हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश हिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस नावल। इस नावल का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर अगर बाइबल के बाद किसी किताब को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है तो वो ये नावल है रॉबिन्सन क्रूसो। इस नावल को लिखा है डैनियल डेफो ने। नावल की डिटेल पढ़ने से पहले थोड़ा डैनियल डेफो की बायोग्राफी भी पढ़ लेते हैं। डैनियल डेफो 1660 में पैदा हुए। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नावल भी कहा जाता है। कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक अगर इंग्लिश नावल स्टार्ट किया जिसने, वो है डैनियल डेफो। डेफो एक इंग्लिश राइटर होने के साथ साथ ट्रेडर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, पैम्फलेटियर भी थे और स्पाई भी थे। डेफो ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा प्रिजन के अंदर यानी कैद के अंदर गुजारा और कहा जाता है कि डैनियल डेफो ने अपनी ज़िंदगी में 500 से ज़्यादा वर्क लिखे और उनको पब्लिश भी किया। इनकी मौत 1731 में हुई और कहा जाता है कि ये अपनी कैद के दौरान ही मर गए थे। डैनियल डेफो का ये नावल रॉबिन्सन क्रूसो असल में एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है अलेक्जेंडर सेल्क्रेक की, जो कि एक स्कॉटिश आदमी था। इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी के 4 साल एक आइलैंड पे गुजारे और डेफो ने उन्हीं से मुतासिर होते हुए अपना ये नावल लिखा। इस नावल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम नावल पढ़ने के साथ साथ देखते जाएंगे, लेकिन 3 मेन कैरेक्टर्स जिनको हम इस नावल के अंदर देखते हैं। पहला कैरेक्टर है रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि नावल का मेन कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर है ज्योरी, जिसको हम इस नावल के अंदर पढ़ते हैं। और लास्ट कैरेक्टर जिसको हम नावल में पढ़ते हैं वो है फ्राइडे। इनके अलावा और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो नावल के अंदर हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। अब हमने कैरेक्टर्स को तो देख लिया। कैरेक्टर्स को जानने के बाद अब हम इस नावल की स्टोरी पढ़ते हैं और स्टोरी पढ़ने के बाद हम नावल को एनालाइज भी करेंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है इंग्लैंड में रहने वाले एक नौजवान रॉबिन्सन की। रॉबिन्सन अपने वालिदैन के हमरा इंग्लैंड में रहता है, लेकिन उसकी बचपन से एक ख्वाहिश है कि वो समंदरी सफ़र करे। लेकिन रॉबिन्सन के वालिदैन उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे, क्योंकि वो अपने बाकी बच्चों की तरह रॉबिन्सन को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन रॉबिन्सन एक बहुत ही ज़िद्दी इंसान था और वो अपनी ज़िद को पूरे करना चाहता था, और ज़िद को पूरा करने के लिए वो एक समंदरी सफ़र पे निकल जाता है। लेकिन सफ़र के दौरान एक हादसा पेश आ जाता है। उस हादसे के नतीजे में क्रूसो का जो जहाज़ होता है वो तबाह हो जाता है और क्रूसो वापस लंदन आ जाता है। इस तरह क्रूसो बहुत दफ़ा कोशिश करता है कि वो समंदरी सफ़र करे। कई दफ़ा कामयाब भी होता है और कई जगहों का विज़िट भी करता है, जैसे कि अफ्रीका और इस तरह के बहुत सारे और जजीरे। अब बहुत सारी जगहों पे फिरने के बाद क्रूसो सोचता है कि क्यों ना वो दोबारा से समंदरी सफ़र करे, लेकिन इस दफ़ा उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और उसका जहाज़ डूब जाता है और तबाह हो जाता है और जहाज़ के अंदर के सब लोग मर जाते हैं और क्रूसो उसमें से बच जाता है और एक जजीरे पे आके गिर जाता है। अब क्रूसो उस जजीरे पे अकेला था, जहाज़ भी तबाह हो चुका था और उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। अब क्रूसो ने सोचा कि क्यों ना वो जहाज़ से अपनी सारी चीज़ें कलेक्ट कर ले, उनको जमा कर ले, क्योंकि अब उसके पास वही चीज़ें बची थी जिनको वो अपने पास रख सकता था और अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। क्रूसो ने उन चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू किया, उनको जमा करना शुरू किया, एक छोटी सी कश्ती बनाई और उसके ज़रिए वो सारी चीज़ें जहाज़ से लेकर आया अपनी जगह पर, और वहाँ पर एक रहने के लिए जगह बना ली ताकि वो ज़िंदगी गुजार सके। अब क्रूसो ने यह बात सोच ली थी कि वह दोबारा कभी भी समंदरी सफ़र नहीं करेगा। अपने घर के पास क्रूसो ने एक क्रॉस का निशान भी बना लिया ताकि वो उस पर नोट कर सके कि उसको कितने दिन हो गए हैं इस जजीरे पे और उसने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर कैसे गुजारी। अब उस जजीरे पे रहते हुए रॉबिन्सन ने कुछ बकरियां भी इकट्ठी कर ली और कुछ अनाज भी उगाया ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके उस जजीरे पर। रॉबिन्सन इसी तरह अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था अकेले और सुकून से कि एक दिन उसको कुछ निशान नज़र आए जजीरे पे। उसे लगा कोई जंगली खूनख्वार इंसान है वहाँ पर जो इर्द गिर्द फिर रहे हैं। वो डर गया और अपने घर के अंदर जाकर छुप गया। लेकिन वो जब जजीरे पर पहुँचा था तो उसके साथ कुछ बारूद भी था
रॉबिन्सन ने जब उन जंगली लोगों को देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना वो उन्हें मार दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि उन्हें मारने से उसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन रॉबिन्सन ने देखा कि वो जंगली इंसान कुछ लोगों को लेकर आते हैं अपने साथ और उनको खा जाते हैं। तो रॉबिन्सन ने सोचा कि ये लोग तो बहुत ख़तरनाक हैं। एक दिन रॉबिन्सन इसी तरह उनको देख रहा था कि एक लड़का भागता हुआ रॉबिन्सन के पास आया अपनी जान बचाने के लिए। रॉबिन्सन ने उसे बचाने के लिए उन जंगली इंसानों को मार दिया और उस लड़के को अपने पास रख लिया। वो लड़का रॉबिन्सन का नौकर बन के रहने लगा और रॉबिन्सन ने उसका नाम फ्राइडे रख दिया। फ्राइडे ने रॉबिन्सन को बताया कि वो पास के एक जजीरे से आया है यहाँ पर, और उसके घर के पास कुछ यूरोपियन लोग भी आकर रह रहे हैं, तो क्यों ना वो उस जजीरे पर जाएं और उन लोगों से मिलें जाकर। तो रॉबिन्सन ने फ्राइडे की बात मान ली और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इतनी ही देर में कुछ और खूनख्वार आदमी कुछ लोगों को लेकर वहाँ जजीरे पर पहुँच जाते हैं। वो आदमी वही यूरोपियन लोग होते हैं और उसके अंदर फ्राइडे का वालिद भी होता है। रॉबिन्सन उन लोगों को उन खूनख्वार लोगों से बचा लेते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम एक नाव बनाएं और उसके ज़रिए हम यूरोप वापस चले जाएं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक और जहाज़ आ जाता है और उस जहाज़ के अंदर कुछ लोग सवार होते हैं। जहाज़ के अंदर सवार लोग वहाँ पर उस जजीरे पर आकर रुकते हैं और उसके अंदर एक कैप्टन होता है। कैप्टन रॉबिन्सन को बताता है कि ये लोग असल में कैप्टन को यहाँ पर छोड़ने के लिए आए हैं ताकि कैप्टन इस जजीरे पे मर जाए। रॉबिन्सन कैप्टन को उन लोगों से बचा लेता है और कैप्टन के साथ यूरोप वापस चला जाता है 36 साल उस जजीरे पे गुजारने के बाद। वो बहुत खुश होता है कि वो यूरोप वापस जा रहा है। वहाँ जाकर वो अच्छी ज़िंदगी गुजारता है अपनी फैमिली के साथ। अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने के बाद यूरोप में रॉबिन्सन सोचता है कि क्यों ना वो उस जजीरे पे वापस जाके देखे कि वहाँ पर ज़िंदगी कैसी है अब। जब वो उस जजीरे पे वापस लौटता है तो देखता है कि वहाँ पर तो एक कॉलोनी बन गई हुई है और लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। ये है इस नावल की स्टोरी। अब स्टोरी पढ़ने के बाद हम इस नावल को एनालाइज करते हैं कि इस नावल के मेन एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से हम इस नावल को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नावल प्रोज फॉर्म में लिखा गया, ना कि पोइटिक फॉर्म में। उसके बाद इसके अंदर लैंग्वेज ईजी वर्डिंग यूज़ हुई है जो हर कोई पढ़ सकता है। तीसरी चीज़ हम इस नावल के अंदर देखते हैं पर्सनल ग्रोथ, रॉबिन्सन की पर्सनल ग्रोथ, कि किस तरह से वो अपनी एक ज़िद को पूरा करने की कोशिश करता है और उसके नतीजे में वो क्या क्या सीखता है। वो उस आइलैंड पे जाता है, उस जजीरे पे जाता है और किस किस तरह से वो चीज़ों को सीखता है। उसके अलावा हम इसके अंदर क्रिश्चियन वैल्यूज़ देखते हैं कि रॉबिन्सन हमेशा अपने पास बाइबल रखता है, उससे सीखता है, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश करता है, बाइबल पढ़ के वो अपना वक्त गुजारता है। इसके बाद हम इस नावल को कॉलोनियलिस्ट एस्पेक्ट से भी देखते हैं। कॉलोनियलिज्म कहते हैं किसी जगह पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कब्ज़ा कर लेना। ऐसा ही करता है रॉबिन्सन भी। रॉबिन्सन उस जजीरे पर जाता है, वहाँ पर अपना घर बना लेता है और रहने लग जाता है। उसके बाद वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको अपना समझने लगता है और जब वो जंगली लोग वहाँ पर आते हैं तो उनको मार देता है। और नावल के एंड पे भी हम देखते हैं कि रॉबिन्सन जब जजीरे पे वापस लौटता है तो वहाँ पर कॉलोनी बनी होती है पहले से ही। और लास्ट हमारा पॉइंट है रेसिज्म। रेसिज्म कहते हैं नस्ल परस्ती को, और ये चीज़ हम नावल के अंदर देखते हैं। रॉबिन्सन जब फ्राइडे को उन जंगली लोगों से बचाता है तो उसको अपने पास नौकर बनाकर रख लेता है और उसे कहता है कि वो उसे मास्टर कहकर बुलाए। ऐसी चीज़ें हम नावल के अंदर बार बार देखते हैं कि रॉबिन्सन अपने आप को डोमिनेट शो करने की कोशिश करता है, अपनी रेस को बेटर दिखा रहा होता है पूरे नावल के अंदर। और ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं नावल में, रेशियल एस्पेक्ट्स। अब हम इस नावल के अंदर थीम्स देख लेते हैं, मेजर थीम्स जो इस नावल के अंदर हमें नज़र आते हैं। पहला थीम है सेल्फ रिलायंस का, कि रॉबिन्सन पूरे नावल में हम देखते हैं कि ख़ुद पे डिपेंड कर रहा होता है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजार रहा होता है, अपनी ज़िद पूरी करने की कोशिश करता है और हर चीज़ अपने तरीके से करता है। नेक्स्ट थीम है सिविलाइजेशन का, जिसे कहते हैं तहजीब व तमद्दन। रॉबिन्सन उस जजीरे पे एक सिविलाइज्ड इंसान की तरह बिहेव करता है, वहाँ पर घर बनाता है, क्रॉस का निशान बनाता है जिस पर वक्त नोट करता है और इस तरह के और कई काम करता है। उसके बाद थीम है प्रोग्रेस का। प्रोग्रेस कहते हैं आगे बढ़ना, और यही हम देखते हैं नावल के अंदर भी कि रॉबिन्सन जब उस जजीरे पे आता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ अपना घर बनाता है, कुछ बकरियाँ पालता है और अनाज उगाता है। इस तरह से वो प्रोग्रेस शो करता है पूरे नावल के अंदर।
اور لاسٹ تھیم ہے نیچر یعنی کہ قدرت، اور یہ چیز ہم ناول کے اندر دیکھتے ہیں کہ رابنسن جب قدرت کے قریب آ جاتا ہے تو وہ اپنی سوشل لائف سے، اپنی سٹی مطلب شہری زندگی سے دور چلا جاتا ہے، اور وہ سکون فیل کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، اور خوش ہوتا ہے کہ وہ اس زندگی سے دور آ کر سکون میں رہنے لگا ہے۔ تو یہاں پر ختم ہوتا ہے ہمارا ناول۔ امید ہے آپ کو اس ناول کی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔